दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ नई सरकार ने अब काम करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ दिल्ली की कर्म रेखा भी बदलनी शुरू हो गई है। पहला फैसला आयुष्मान योजना को टॉप अप के साथ लागू किया गया। फिर आज जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ बैठक कर दिल्ली की साफ सफाई, यमुना की सफाई और पानी सप्लाई के मुद्दों पर अफसरों को 2 टूक आदेश दिए गए। यानी दिल्ली में सरकार तीसरे दिन ही एक्शन मोड में आ गई। दिल्ली की सत्ता तक वादों की सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंची बीजेपी ने अपने प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। कुछ फैसले जो दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले करा रहे हैं, तो कुछ वादे जिन पर आम आदमी पार्टी डे 1 से ही बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। पहले 2 बड़े फैसलों की बात करें तो आयुष्मान भारत को लागू किया, जिसमें 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो दूसरी तरफ 24 फरवरी को सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का ऐलान भी वादे का ही हिस्सा है। हालांकि आम आदमी पार्टी जानती है कि सीएजी रिपोर्ट आई तो कटघरे में केजरीवाल होंगे, लिहाजा पार्टी ने अभी से बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी और डिमांड की, दिल्ली की महिलाएं कर रही इंतजार, कब देंगे 2500 कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए उनके खाते में मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी तक ने खुद ये वादा किया था और अब जब कल पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो महिलाओं के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई। हालांकि बीजेपी का फोकस दिल्ली कर्म रेखा को नए सिरे खींचने पर है। इसी वजह से सीएम रेखा मूलभूत मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। रेखा गुप्ता की डबल इंजन की सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। 27 साल से जो दिल्ली को पीछे फेंक रखा था, 15 साल कांग्रेस के यानी कापदा के और लगभग 11 साल आपदा के, दिल्ली के विकास को ब्रेक लगा रखी थी। विकास की गाड़ी बैक गियर में चल रही थी। अब ये विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के करीबियों पर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ये स्ट्राइक उन लोगों पर है जिनकी ताजपोशी अलग अलग पदों पर सत्ता से करीबी के चलते हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री यानी आतिशी और केजरीवाल की सेवा में अभी तक जो निजी स्टाफ तैनात था, उनकी सेवाओं को खत्म कर दिया गया है। साथ ही जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में तैनात थे, उन कर्मचारियों अफसरों को मूल विभाग में भेजा जा रहा है। सीएम की शपथ से पहले ही बीजेपी ने जिस मिशन की शुरुआत कर दी थी, वो कुछ और नहीं बल्कि सत्ता के इर्द गिर्द मौजूद अफसरशाही और राजदारों की तलाश थी, जिस पर सीएम रेखा ने शपथ लेते ही पहली स्ट्राइक कर दी। नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। इतना ही नहीं, पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, अब उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। खबर है कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन में भेजा गया था। दंग करने वाली खबर तो ये है कि सीएम की शपथ से पहले ही इसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई थी। करीब 1 हफ्ते पहले ही सभी विभागों से आतिशी सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। जिन लोगों की सेवाएं खत्म हुई, उनकी नियुक्ति केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का करीबी होने के चलते हुई थी, जबकि जिन अफसरों को प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग भेजा गया, ऐसा दावा है कि अफसर कर्मचारी आतिशी सरकार के वफादार थे। यानी सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने और भरोसेमंद लोगों की एंट्री कराने के लिए सीएम रेखा ने अपनी नई टीम बनानी शुरू कर दी है। बिहार की सियासी महाभारत में अकेले मोर्चा खोले खड़े तेजस्वी यादव को अब अर्जुन के तौर पर उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव का साथ मिलता दिख रहा है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी सपने देखे जाने लगे हैं। शुरुआत केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने की, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी में अनुभव की कमी है, पहले अनुभव ले ले, ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। तो भाई के बचाव में तेज प्रताप यादव अर्जुन की तरह मोर्चे पर आ डटे और पलटवार करते हुए कहा कि ललन सिंह जो सपना देख रहे हैं वो जल्दी टूटने वाला है। ये बयान 2025 के उस महाभारत के आगाज का ट्रेलर है, जिसकी रणभूमि पर पूरा बिहार बनने वाला है। दिल्ली का दंगल खत्म होते ही फोकस में बिहार आ चुका है। दावे वादे और दाव पेच के साथ साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत की ललन सिंह ने तो अंत किया तेजू भैया ने। तो ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले, ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह, बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव की उस लिस्ट के बाद हुई, जिसमें 137 अपराधों की सूची तेजस्वी ने जारी की थी और पूछा था कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, जिसका जवाब नीतीश ने तो नहीं दिया, लेकिन ललन सिंह ने उन्हें गैर अनुभवी बताकर लड़ाई में होने से ही खारिज कर दिया। लेकिन भाई पर वार हुआ तो बचाव में तेजू भैया ने मोर्चा संभाल लिया।
उत्तर प्रदेश का संभल कांड तो याद ही होगा आपको, जहां मस्जिद सर्वे के दौरान कैसे हिंसा की आग में शहर सुलग उठा था। अब पुलिस ने 6000 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि हिंसा की साजिश दुबई में रची गई थी और संभल हिंसा के पीछे दुबई के अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि संभल हिंसा में सूत्रों के हवाले से चार्जशीट में विदेशी फंडिंग का भी जिक्र है। इस सनसनीखेज खुलासे के साथ सिर्फ योगी आदित्यनाथ की फोर्स ही एक्टिव नहीं हुई है, बल्कि सियासत भी अब खूब हो रही है। जब सुबह सुबह खबर आई कि संभल सुलग उठा है, पत्थरबाजों की टोलियां, पुलिस पर चली गोलियां और आग में जलते शहर की आंखों देखी और एक एक सबूत के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 6 मुकदमों में 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि कुल 124 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबकि चार्जशीट में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर को हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नाम शारिक साठा है। जांच में संगठित अपराध और विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का पता चला है। उनकी प्लानिंग यही थी कि एक पुलिस पार्टी पर पुलिस पर फायरिंग करना, उन्हें क्षति पहुंचाना, मस्जिद में जो कमेटी थी, सर्वे कमेटी के मेंबरान को क्षति पहुंचाना, एक व्यापक इनकी प्लानिंग थी जिससे कि वह अपराध में पुनः सक्रिय हो सके। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान पुलिस वालों पर गोली चलाने का प्लान था। प्लानिंग ये भी थी कि बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जाए। हालांकि पुलिस ने खतरनाक मंसूबे कामयाब तो नहीं होने दिए, बल्कि वांटेड के पीछे योगी फोर्स हाथ धोकर पड़ गई है, जिनके नाम पता नहीं। शाही मस्जिद की दीवार पर उनकी तस्वीर दंगे में शामिल होने की गवाही दे रही है। यह पोस्टर्स इसी क्रम में लगाए गए हैं और कुछ लोगों द्वारा जो जन सामान्य उन्होंने इस प्रकरण में पोस्टर्स को देखकर पुलिस को सूचित करना शुरू कर दिया है। कुछ एक अभियुक्तों के बारे में लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई है। चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासों के बाद संभल पुलिस का पूरा फोकस उन गुमनाम चेहरों की तलाश में है, जिनकी तस्वीरें मस्जिद की दीवारों पर लगी है। तो दूसरी तरफ योगी फोर्स दुबई एंगल और हिंसा के मास्टरमाइंड की कुंडली खंगालने में लगी है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया था, जिसने साठा गैंग की पूरी साजिश को पुलिस की पूछताछ में उगल दिया। अब तक की जानकारी से ये साफ है कि शारिक साठा ही इस हिंसा का मास्टरमाइंड है, यानी शारिक साठा के इशारे पर ही संभल सुलगा। लेकिन कौन है ये शारिक साठा? इसने संभल हिंसा की प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया? पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। शारिक साठा को समझने से पहले उसके मोहरों की कहानी समझनी होगी, जिनके जरिए दुबई से साठा गैंग ने यहाँ पर संभल सुलगाने की साजिश रची। कुछ दिन पहले पुलिस ने गुलाम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि हिंसा में शामिल था। पूछताछ में पता चला कि उसे मुल्ला अफरोज और वारिस ने हथियार दिए, लेकिन सवाल ये था कि इन दोनों को हथियार देने के लिए पैसे किसने दिए। तफ्तीश हुई तो नाम निकलकर सामने आया, शारिक साठा। शारिक साठा के कहने पर और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार के को बांटा गया और उसके इशारे पर घटना कार्य कराई गई है। पुलिस ने ये भी दावा किया था कि हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार शारिक साठा के गुर्गे ही थे, जिन्होंने फायरिंग करके 4 लोगों की जान ली थी, और ये सब उसने दुबई से बैठकर कराया। लेकिन शारिक साठा दुबई में क्यों शिफ्ट हुआ, इसकी अपनी कहानी है। दावा है कि शारिक साठा दाऊद गैंग से जुड़ा है और उसके संबंध ISI से भी है, यानी कनेक्शन इशारा करता है कि संभल हिंसा की फंडिंग के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दरअसल शारिक साठा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक पहले बस ट्रक में हेल्पर का काम करता था, फिर लूट, चोरी, डकैती और गाड़ी चोरी जैसे केसों में जेल गया और 2018 में जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया। तभी से शारिक साठा दुबई से दहशत का धंधा चला रहा है। एक तरफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद संभल हिंसा पर तमाम खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ चार्जशीट पर सियासत हो रही है। आलम यह है कि विपक्ष आरोपियों के बचाव के मूड में नजर आ रहा है। जिस हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, संभल की गलियों में आज भी जिस हिंसा का जख्म है, इन जख्म के जिम्मेदारों को बचाने की पॉलिटिक्स उफान पर है। दीवारों पर लगे पोस्टर और चार्जशीट के पन्नों में दर्ज गवाही विपक्ष को कोरी कहानी नजर आ रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे, तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। सरकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुरुओं की जो कोशिश है, उसको विफल करने का जो काम हुआ है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है,
कानून के हिसाब से रहेगा। यानी बीजेपी संभल हिंसा का सियासी जिम्मेदार सपा को बता रही है, जबकि शिवपाल यादव सत्ता में आने पर संभल का सच सामने लाने की बात कर रहे हैं, जबकि पुलिस शारिक साठा गैंग और संभल हिंसा का कनेक्शन साबित कर चुकी है। बावजूद इसके सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। जुलाई 2024 हाथरस में कथा के दौरान हुआ भगदड़ कांड तो आपको याद ही होगा। 121 मौतें, 8 महीने तक चली जांच और अब भोले बाबा को क्लीन चिट। जरा सोचिए, अगर बाबा भगदड़ का जिम्मेदार नहीं तो कौन है 121 मौतों का जिम्मेदार? क्योंकि जांच रिपोर्ट में ना तो बाबा भगदड़ का जिम्मेदार है और ना 121 मौत का। सवाल ये, फिर सैकड़ों जान किसकी साजिश, किसकी गलती से गई? इस रिपोर्ट में पूरा सच दर्ज है, जिसके मुताबिक आयोग ने इस घटना में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है, जबकि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया। रिपोर्ट के अनुसार जिस सत्संग में ये भगदड़ हुई, वहां आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, यानी जांच आयोग ने भगदड़ के लिए बाबा को जिम्मेदार नहीं माना। रिपोर्ट आपको जब मिलेगी आप देखेंगे निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से उसको साबित करते हुए इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। भले ही डिप्टी सीएम रिपोर्ट पर खुलकर ना बोले हो, लेकिन सच जांच आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है, जो कि कहता है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, भीड़ प्रबंधन के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। यदि पुलिस और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए होते तो इस दुखद हादसे से बचा जा सकता था। यानी 121 मौतों के लिए जितना जिम्मेदार आयोजकों को बताया गया, उतने ही जिम्मेदार तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी है। अब देखना होगा जानलेवा लापरवाही करने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल्ली मेरठ रोड पर बनी 100 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने गिराने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये मस्जिद रैपिड रेल निर्माण की जद में आ रही थी, जिसे लेकर प्रशासन मुस्लिम पक्ष से सहमति बनाने का लगातार प्रयास कर रहा था। और अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मजदूर को बुलाकर मस्जिद तोड़ने की शुरुआत कर दी। मजदूरों ने मस्जिद की दीवारों और खिड़कियों पर हथौड़ा चलाकर इस अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। पहले मुस्लिम पक्ष ने इस मस्जिद को गिराने के लिए प्रशासन से 1 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब उन लोगों ने खुद ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी ताकि मस्जिद के सामान को निकाला जा सके। रात को गिननी थी, इस मारे हमें 1 दिन का टाइम दे दिया उन लोगों ने, और हम ये जंगले पंगले जो ये निकाल रहे हैं, यह प्रशासन की वजह से निकाल रहा है। सब हमारे साथ है, पुलिस यहाँ के पूरा प्रशासन हमारे साथ है। दरअसल रैपिड के निर्माण कार्य के चलते दिल्ली रोड पर मस्जिद हटाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सहमति बनाने का प्रयास कर रहे थे। मस्जिद का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया था। यहाँ से रैपिड रेल जा रही है और डेवलपमेंट के बीच में ये एक पुरानी मस्जिद बाधा बन रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ के जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत की और आपसी सहमति से इसको गिराने के लिए दोनों पक्ष राजी हो गए। लिहाजा इस मस्जिद में अब जुम्मे की नमाज भी नहीं हुई और मुस्लिम पक्ष ने खुद ही इसे गिराने का फैसला किया ताकि विकास में बाधा ना हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और अवैध लाउडस्पीकर को लेकर बड़े एक्शन का अब मन बना लिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और होली और दूसरे त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने यूपी के टॉप अफसरों को अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं और अवैध लाउडस्पीकर पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए अभियान चलाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि कई इलाकों में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल पर परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर धार्मिक स्थल प्रशासन की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें नोटिस भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद कानपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कमिश्नर ने तुरंत वहाँ छापेमारी की और ऐसे कई लोगों को वहाँ से भगाने का भी काम किया गया, लेकिन मैं फिर इस पर लगातार निगाह रखे हूँ और अपने पूरे विधानसभा के साथ कानपुर में एक भी रोहिंग्या जिसने कहीं से भी आधार कार्ड भी बनवा लिया होगा, चाहे राशन कार्ड भी बनवा लिया होगा, उसको कानपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों से बैठक के दौरान सीएम योगी ने सड़कों से जाम हटाने के लिए वहां बने अवैध टैक्सी स्टैंड को भी हटाने को कहा और इसके लिए थाना स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी योगी की राह पर चल पड़ी है। राजधानी देहरादून में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। और देहरादून के कई इलाकों में पुलिस ने कई ऐसे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने का काम किया जो ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे थे। उत्तराखंड पुलिस ने कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने बकायदा नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जब लोग नहीं माने तब पुलिस टीम के साथ पहुंचकर लाउड स्पीकर उतरवाए गए। भी चल रही है, ध्वनि प्रदूषण से जो है बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है। इसको देखते हुए इस तरह के जो ध्वनि प्रदूषण यंत्र लगे हुए थे कुछ धार्मिक स्थलों में, उनको हटाने का नोटिस भी दिया गया। जब उनके द्वारा बार बार उल्लंघन किया गया तो पुलिस द्वारा उनको हटाकर उसको पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि देहरादून में कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगाकर अजान होती है। महाकुंभ से उठी सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। अब संतों ने प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा है और सनातन बोर्ड के गठन के साथ वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग रखी है। उंगली काटकर अपने खून से खत लिख रहे ये कोई गुमनाम संत नहीं है। ये है दिनेश शर्मा और फलाहारी बाबा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करके 3 साल जेल में गुजारे, जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए अन्न का त्याग कर दिया। आज वही संत खून से खत लिखने को मजबूर है, मगर क्यों? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ना तो वक्फ बोर्ड को समाप्त किया है और ना ही सनातन बोर्ड का गठन किया है। तो आज हमने बड़े दुखी मन से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा है। फलहारी बाबा ने अपने खत में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि आप सनातन बोर्ड का गठन कर दीजिए। मुस्लिमों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड बना रखे हैं। हिंदुओं को आपसे उम्मीद है, आप वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दीजिए। आपको गंगा माँ की शपथ। यानी सिर्फ खून से खत नहीं लिखा, बल्कि माँ गंगा की कसम भी दे डाली। लेकिन मोदी जी, आपसे हमारी आखिरी उम्मीद बची है। आपको माँ गंगा की कसम है, आप सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द कर दीजिए और वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए आपके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस कार्य को कर सके। ये पहली बार नहीं जब सनातन बोर्ड की मांग उठी है। इससे पहले संत समाज ने महाकुंभ में धर्म संसद कर सनातन बोर्ड का मुद्दा उठाया था। वो अलग बात है कि अब तक संतों की मेहनत पर कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का विरोध करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी आपत्ति वापस ले ली है। मुस्लिम समुदाय ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का समर्थन करने और प्रतिमा के स्थापना समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। दरअसल हमीरपुर के सुजानपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जानी है, जिसका मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा को धार्मिक आस्था के खिलाफ बताया और प्रतिमा लगाए जाने से नफरत पैदा होने की दलील दी थी। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय न केवल महाराणा प्रताप की प्रतिमा का समर्थन कर रहा है, बल्कि उसने प्रतिमा के स्थापना समारोह में शामिल होने का भी फैसला किया है। महाराणा प्रताप की स्टेज में स्थापित होगा, बिल्कुल उसके साथ में खड़ा होगा और बिल्कुल पूरा समर्थन करता है। मुस्लिम सुधार सभा के सुजानपुर नगर परिषद को एक एप्लीकेशन देकर कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने पर कोई एतराज नहीं है। प्रताप का स्टैचू लगाया जाए, वो पूरा लिख के दिया है और उसका समर्थन भी करते हैं। और साथ में कहा है कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों से यहाँ पे सुजानपुर में जीवन यापन मिलजुल के भाईचारा से जो है रह रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का एतराज खत्म होने के बाद इसे हिंदू एकता की जीत माना जा रहा है। देवभूमि हिमाचल में सनातनियों की ये दूसरी जीत है। सुजानपुर से पहले शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में भी मुस्लिम पक्ष अवैध निर्माण हटाने के लिए मजबूर हुआ था। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुर्खियों में रहा था, जिसके बाद अब हाईवे की दुकानों पर लहरा रहे तिरंगे और भगवा झंडे की खूब चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां नेशनल हाईवे 58 पर नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाईवे पर लगने वाले ठेले और दुकानों पर भगवा झंडे के साथ तिरंगे भी यहां पर लहरा रहे हैं। लेकिन ये झंडे किसी संगठन की अपील पर नहीं, बल्कि इन ठेलों और दुकान के मालिकों ने खुद लगाए हैं।
उत्तराखंड की सीमा पार कर यूपी में एंट्री होते ही हाईवे किनारे लगने वाले जूस, फल और गुड़ शक्कर के ठेलों पर भगवा और तिरंगा झंडा लगाने पर दुकानदारों का अपना अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि इससे उनके व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ा है। जो दिल्ली से हरियाणा से आदमी आवा था वो नहीं गुड़ खरीदता था। अब जो हरियाणा का, दिल्ली का, बाहर का आदमी आता है, हमारा झंडा देख कर हमारा गुड़ बिक जाता है। दुकानदारों का दावा है कि भगवा झंडा लगाने के बाद उनकी बिक्री में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले यात्री अब उनकी दुकानों से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। झंडा देख कर यहाँ से गुड़ खरीदा और ये ले के भाई मुसलमान से लेना पसंद नहीं करते। बाहर के आदमी, हरियाणा के, दिल्ली के, और भाई जो मतलब भगवा झंडा को मानते हैं वे यहाँ से गुड़ और गन्ने का जूस पी कर जाएं। तो क्या झंडे सिर्फ आस्था का प्रतीक है या फिर व्यापार का एक नया तरीका? ये सवाल अब बहस का मुद्दा बन सकता है। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर के इन दुकानदारों का मानना है कि झंडे लगाने से उनका कारोबार बढ़ा है और ग्राहक उन पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग छात्राओं को ब्लैकमेल कर यौन शोषण मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी लोगों ने पकड़े गए आरोपियों को फांसी देने की मांग की और सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरी भीड़ की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और छात्राओं को ब्लैकमेल कर यौन शोषण के आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए दिखाई दिए। अजमेर में आक्रोश की ये आग ऐसी फैली कि विजयनगर से अजमेर तक जगह जगह प्रदर्शन हुआ। हर तरफ सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। वहीं कोटा में भी एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हल्ला बोला और कॉलेज गेट के बाहर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। दूसरी तरफ पीड़ित बच्चियों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए गए। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया, जहां भीड़ ने आरोपियों पर हमला बोल दिया। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पेश कर पाई। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड और 3 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड में भेजा है। वहीं लोगों के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब बात करेंगे पटना की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आखिरी दिन था। लेकिन कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी के सच का एक अजब नजारा भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से ठीक पहले शराब में धुत युवक नाले में जा गिरा, जिसका वीडियो पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक शख्स नाले में गोते खा रहा है। हालांकि शख्स उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नशा ज्यादा होने के चलते बार बार गिर जा रहा है। दरअसल यहां सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन होना था, लेकिन सीएम के कार्यक्रम से पहले ही युवक शराब के नशे में नाले में जा गिरा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, जो सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। सूचना मिलने पर सीएम के कार्यक्रम में लगे पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में नाले में गिरे युवक को बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों ने एक लकड़ी मदद से किसी तरह शख्स को बाहर निकाला और उसे मौके से भगा दिया। हालांकि यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नार्को टेररिज्म और आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बॉर्डर से सटे इलाकों में छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस लगातार मिल रही खुफिया जानकारी के बाद ये ऑपरेशन चला रही है और कई संदिग्धों से पूछताछ की। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सेना बॉर्डर से सटे गांवों और संदिग्ध जगहों पर तलाशी और पूछताछ करती नजर आई। जो एलओसी से सटे जो गांव हैं वहां पर भी लगातार सुरक्षा बल जो है वो यहां पर छानबीन कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। यही कारण है कि आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में बीते कुछ दिनों से हलचल देखी जा रही थी। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से ड्रग्स भेजकर नार्को टेररिज्म को भी बढ़ावा देने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बल जंगलों और पहाड़ी इलाकों को खंगाल रहे हैं। आशंका है कि आतंकी इन जगहों का इस्तेमाल हथियार छिपाने, ठिकाना बनाने और पनाह लेने के लिए कर सकते हैं।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों से लगातार अपील कर रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि या अनजान व्यक्ति दिखने पर उन्हें तुरंत जानकारी दे, ताकि आतंकियों की नापाक साजिशों को नाकाम किया जा सके। गाजियाबाद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते चालक ने उतरकर अपनी जान बचाई। चंद ही मिनटों में ये कार जलकर राख हो गई। आग लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी भीषण थी। पूरा मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके का है। यहाँ रहने वाले ईशांत अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार से अचानक धुआं निकलने लगा। कार से धुआं उठता देख उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए कार को तुरंत सड़क के किनारे खड़ी कर दी और कार से उतर गए, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरा कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। कार मालिक ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए उतर गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। और चलिए अब बात करते हैं आस्था के महापर्व महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ को 40 दिन हो चुके हैं और अब ये महापर्व धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। इन 40 दिनों में अब तक प्रयागराज संगम में 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। समापन से पहले वीकेंड पर एक बार फिर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ सनातन संस्कृति की झलक ही दिख रही है। महाकुंभ के समापन में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन आस्था का सैलाब अभी भी वैसा का वैसा ही देखा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा, यानी इस महापर्व के अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। यही वजह है कि संगम तट पर हर रोज रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज संगम की तरफ बढ़ती भीड़ कम नहीं हो रही है। जहां देखो वहां सिर्फ आस्था की सुनामी देखने को मिल रही है। देश दुनिया के करोड़ों लोग लगातार आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पहुंच रहे हैं। पूरे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब आया कि संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। ऐसा लग रहा है ये समापन नहीं, जबकि महाकुंभ की शुरुआत ही हो रही हो। कुंभ से पहले आखिरी वीकेंड पर प्रयागराज में और भी भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि पिछले शनिवार और रविवार को यहाँ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे और अब ये महाकुंभ खत्म होने से पहले आखिरी वीकेंड है। संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। संगम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। महाकुंभ स्नान को 40 दिन हो चुके हैं और अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि ना तो कुंभ अभी खत्म हुआ और ना ही महाकुंभ में आने वालों की भीड़। वीकेंड होने के चलते यहाँ और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। वीकेंड होने के चलते प्रयागराज में आज से ही श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंचना शुरू हो गया है। आलम यह है कि प्रयागराज शहर से पहले भीषण जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और लोगों में एक होड़ है यहाँ पहुंचने की। प्रयागराज के इंडिया गेट के जीटी रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। प्रयागराज आने वाले हजारों श्रद्धालु यहां घंटों तक जाम में फंसे नजर आए। जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ गाड़ियां रेंगती नजर आएंगी। महाकुंभ को मात्र 5 दिन बचे हैं और वीकेंड होने के चलते प्रयागराज की तरफ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों से लेकर प्रयागराज संगम तक सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब है। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लगा है। 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लग रहा है। संगम जाने वाले रास्ते चौराहों पर भी जाम की स्थिति देखने को मिली। ये संगम के लिए जाता हुआ रास्ता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से संगम की ओर रवाना हो रही हैं, लेकिन जाम की स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। संगम आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बसों की सुविधा है। शनिवार और रविवार को भीड़ और बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब तक संगम में 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और समापन तक ये आंकड़ा 60 करोड़ से कहीं ज्यादा होने की आशंका है। प्रयागराज महाकुंभ के अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और ऐसे में हर कोई संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। प्रयागराज पहुंचने के लिए अलग अलग राज्यों के रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हैं एमपी के कटनी रेलवे स्टेशन की और ये भीड़ है उन श्रद्धालुओं की जो किसी भी कीमत पर प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। प्रयागराज जाने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा।
ये सभी लोग प्रयागराज जाने के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब ट्रेन लेट पहुंची तो लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए एक साथ दरवाजों पर आ गए। इस दौरान कुछ लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। अब बिहार के कटिहार की ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने लोग किसी तरह बस और ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुनामी सी आ गई है। हालांकि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी लगातार रेलवे स्टेशनों पर मौजूद है। इस दौरान ट्रेन के अंदर कुछ लोगों का दम घुटने लगा, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग को खिड़की से यहां बाहर निकाला। अब झारखंड के गढ़वा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखाई दिए। यहां जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेनों के दरवाजे बंद मिले, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने ट्रेन के दरवाजे के शीशे तोड़ दिए और ऐसे शीशे के रास्ते से ट्रेन में दाखिल हुए। प्रयागराज संगम तट पर महाकुंभ का महापर्व जारी है। हर कोई यहां आकर आस्था की डुबकी लगा रहा है, लेकिन यूपी सरकार की पहल से अब जेल में बंद कैदी भी प्रयागराज संगम के जल से अमृत स्नान कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के कारागार जेल की। यहाँ अलग अलग मामलों में सजा काट रहे कैदियों ने प्रयागराज संगम से आए जल से अमृत स्नान किया। इस दौरान यूपी के जेल मंत्री दारा सिंह चौहान खुद मौजूद रहे। सबसे पहले प्रयागराज से कलश में लाए गए जल को जेल में रखे बड़े भगोने में खाली किया गया। इस दौरान पूरा जेल परिसर हर हर गंगे के जयकारों से गूंज गया। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद सभी कैदियों ने इस महाकुंभ से आए जल से महास्नान किया। इस दौरान सभी कैदी हर हर गंगे के जयकारे करते हुए नजर आए। लखनऊ ही नहीं, अलीगढ़ की जिला जेल में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज से लाए गए कुंभ जल से भरे हुए घड़ों को वैदिक मंत्रों के साथ जेल परिसर में लाया गया, जिसके बाद सभी घड़ों का जल जेल परिसर में बनाए गए कुंड में डाला गया। इस दौरान पूरे जेल परिसर में हर हर गंगे के जयकारे लगे, जिसके बाद सभी कैदियों ने बारी बारी से महाकुंभ से आए जल से अमृत स्नान किया। सरकार की इस पहल से जेल में बंद कैदी भी महाकुंभ के जल का अमृत स्नान कर पा रहे हैं। अब फतेहपुर जिला जेल की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी जेल में बंद कैदियों के स्नान के लिए पूरे इंतजाम नजर आए। महाकुंभ से आए जल से स्नान के लिए कैदियों में भारी खुशी देखने को मिली। इस दौरान कुछ कैदी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते भी नजर आए। सबसे पहले जेल अधीक्षक ने वैदिक मंत्रों के साथ महाकुंभ प्रयागराज से आए जल को जेल परिसर में बनाए गए कुंड में डाला, जिसके बाद जयकारों के साथ सभी कैदियों ने बारी बारी से इस महाकुंभ से आए जल से स्नान किया। फतेहपुर जेल में बंद कुल 930 कैदियों ने इस अमृत स्नान का लाभ लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां वो खुद बाइक चलाते हुए नजर आए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बाइक चलाते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और इस वायरल वीडियो में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पीछे सुरक्षा कर्मी को बैठाकर बाइक चलाते हुए दिखाई दिए। पीला कुर्ता और धोती पहने धीरेन्द्र शास्त्री ने बाइक स्टार्ट की, बाइक पर अपने पीछे सुरक्षा कर्मी को बैठाया और बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। दरअसल बागेश्वर धाम में हो रहे बुंदेलखंड महोत्सव में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं, जहां वो 100 बेड के कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी तैयारियों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें, गांव गांव में आमंत्रण भेजो, सब जगह भैया हमारो निमंत्रण पहुंचबो और आओ। 22 तारीख को रात में हर हाल में यहाँ आ जाना है। 23 तारीख को हम सब मिल करके राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। पीएम मोदी के दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 26 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगी। लोगों की भीड़ के अनुमान को देखते हुए बुंदेलखंड महोत्सव की तैयारी करीब 100 एकड़ जमीन पर चल रही है, जिसका जायजा लेने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री खुद बाइक चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो नृत्य महोत्सव के 51वें संस्करण की शुरुआत हुई, जिसमें 139 कलाकारों ने करीब 25 घंटे तक लगातार नृत्य कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये कोई आम सांस्कृतिक नृत्य नहीं, बल्कि ये भारत में नया कीर्तिमान रचा जा रहा है, जिसके गवाह मंच पर मौजूद लोगों के साथ आप भी बने हैं। इस साल
सांस्कृतिक नृत्य की झलक आप इन वीडियोस में भी देख सकते हैं। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कंदरिया महादेव और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच आयोजित किया। इसमें करीब 139 कलाकारों ने लगातार प्रस्तुति देकर 20 फरवरी के दिन अंजाम तक पहुंचा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ऑफिशियल टीम ने सीएम मोहन यादव को शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले का सर्टिफिकेट सौंपा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने इन 139 कलाकार को जमकर हौसला बढ़ाया। अपनी आहुतियां दी है, उन सबको बधाई देता हूं। बिहार के सासाराम में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और इसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। और छात्र की मौत से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया और डेहरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। हाईवे पर लोगों के हंगामा करने की वजह से लंबा जाम लग गया और वहां से गुजर रहे कई वाहन जाम फंस गए, जिसके बाद एएसपी किरण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने हुए मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। वरीय पदाधिकारी से बात करना वो इस चीज़ पर, ठीक है, और वरीय पदाधिकारी को लगा के उसमें जांच करेंगे। लेकिन हमारा वजह से इतने लोगों का भी दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत को थोड़ा जल्दी निपटाना वो चीज़। दरअसल मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल को लेकर छात्रों के गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई थी, जिसमें एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई और एक छात्र घायल हो गया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं पुलिस ने छात्रों के बीच मारपीट और फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हथियार भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बढ़ते तापमान के बीच पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के बाद मौसम अब खुशनुमा हो गया है। बर्फबारी गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी जो है वो बर्फ से ढकी नजर आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से लगातार बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा, गंगोत्री धाम समेत हर्षिल में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसने पूरे इलाके को ढक दिया। बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। मुखवा गांव और मां गंगा के मंदिर प्रांगण और हर्षिल गंगोत्री धाम में काफी बर्फबारी हुई, जिसमें मुखवा गांव समेत हर्षिल बेहद सुंदर नजर आया। मंदिर के आसपास मौजूद सभी मकान, दुकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। बर्फबारी के बाद तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। हालात ये हैं कि बर्फबारी के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप से आगे बंद हो गया, जिसे खोलने के लिए मशीनों से बर्फ हटाया जा रहा है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। क्रिकेट का खेल ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। आपने मिट्टी की पिच पर क्रिकेट का खेल देखा होगा, लेकिन अब हम आपको अनोखे मैदान के बारे में बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट में घाटी के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए बर्फ के मैदान पर क्रिकेट की पिच बनाई गई और कैसे बैटिंग बॉलिंग यहाँ की जा रही है। गुरेज घाटी में सर्दियों में अक्सर भारी बर्फबारी के कारण बच्चे अपने घरों में ही सीमित रहते हैं। इसे देखते हुए सेना ने स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट की यहाँ शुरुआत की। जमी हुई बर्फ पर जहां युवा इसमें बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, तो वहीं उनका जोश बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचे। जाकिर की रसारों में चली गई अच्छी गेंद तौसीफ, काफी अच्छे गेंदबाज आज मस्तन की ओर से। पिछले कई सालों से यहाँ ये टूर्नामेंट चल रहा है, जो कि युवाओं के बीच क्रिकेट का जुनून और उत्साह बढ़ाता है। बर्फ के बीच क्रिकेट खेलती ये तस्वीरें कश्मीर की कठिन लेकिन बेहद ही खूबसूरत प्रकृति का अनूठा संगम पेश करती है। अगर आपके बैंक से रुपए निकलकर किसी और अकाउंट में चले जाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाढ़ी कमाई पर बैंक के अंदर कोई नजर रख रहा हो। जैसे ही आप रुपए लेकर बैंक से बाहर निकले तो वो इन्हें छीनकर भाग जाए। मामला बिहार के वैशाली से है। देखिए कैसे चेक शर्ट पहने हुए शख्स बैंक में रेकी कर रहा है और यहाँ आने वाले ग्राहकों पर नजर बनाए रखा है। तभी वो काउंटर के पास खड़ी महिला को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जिसके बाद वो थोड़ा इधर उधर हुआ और फिर पास में रखी कुर्सी पर दूसरे ग्राहकों के साथ बैठ जाता है।
इससे पता चल गया था कि जो महिला फोन पर बात कर रही थी वो बैंक से करीब 2 लाख रुपए निकालने आई है और इसे पुख्ता करने के लिए वो कैश काउंटर पर पहुंचता है, जहां कैशियर महिला के रुपए गिन रही होती है। महिला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसे रुपए निकालते हुए देख भी रहा है। इतने में आरोपी कैश काउंटर से चला जाता है और इसकी जानकारी अपनी साथी को दे देता है। जब महिला रुपए लेकर बैंक से बाहर निकली तभी वो अपने साथी के साथ बाइक पर आता और महिला के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाता है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के गया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला रैकेट का खुलासा किया है। सूचना पर जब पुलिस ने मकान में छापा मारा तो इतना कैश देखकर वो भी दंग रह गई। टेबल पर रखी इन नोटों की गड्डियों को देखिए। शायद इन्हें गिनना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होगी, तो आपको बता देते हैं नोटों की इन गड्डियों में 1,06,28,900 रुपए हैं, जिन्हें पुलिस ने एक मकान से जब्त करके हवाला रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में मौजूद एक मकान में राजस्थान का कारोबारी हवाला का काम कर रहा है, जिस पर पुलिस एक्टिव हुई और सीनियर्स को जानकारी देते हुए मकान में छापा मारा। इस दौरान पुलिस दंग रह गई क्योंकि आरोपी के पास से नोटों की इतनी गड्डियां मिली जिसे गिनने के लिए उसे मशीन तक मंगानी पड़ी और नोटों की गिनती पूरी हुई। तब से उसे पता चला कि जब्त कैश की कीमत 1,06,00,000 से भी ज्यादा है। बड़े पदाधिकारी को अवगत कराते हुए छापामारी किए, वहाँ से जो है 1,06,28,900 रुपये बरामद हुआ। पैसा देखने में सही लग रहा था, पूछताछ में पता चला कि ये हवाला का पैसा है। शुरुआती जांच से पता चला कि ये पैसा हवाला के जरिए बिहार से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। पुलिस को शक है कि इस गोरख धंधे में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। देश भर में चाइना में बना हुआ मांझा पतंग उड़ाने वाला वो बैन है, फिर भी इसे चोरी छिपे बेचा जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ चाइनीज मांझे की चपेट में आकर इंसान ही नहीं अब बेजुबान भी घायल हो रहे हैं। सांप के मुंह में चाइनीज मांझा फंस गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम में शामिल एक सदस्य ने हाथ में ग्लव्स पहनकर सांप को पकड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद सांप के मुंह से मांझा निकाला। इस दौरान सांप बहुत परेशान नजर आया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए। देखिए कैसे ये पक्षी चाइनीज मांझे में फंसा हुआ है और पेड़ पर छटपटा रहा है। इस पक्षी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और छत पर सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ी और पक्षी को पेड़ से नीचे लाकर उसके ऊपर से मांझे को हटाया। लेकिन पक्षी मांझे में फंस जाने की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसे इलाज के लिए अपने साथ ले गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीए ने बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जीडीए की टीम बुलडोजर को लेकर अवैध कॉलोनी पहुंची और यहां किए गए निर्माण को एक एक करके तोड़ा। देखिए कैसे बुलडोजर गरज रहा है। कॉलोनी में जगह जगह प्लॉट काटकर उसकी बाउंड्री की गई है, जिस पर पीले पंजे ने यहां जोरदार प्रहार करते हुए पल भर में तोड़ दिया। बताया ये भी जा रहा है कि कॉलोनाइजर ने 60 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध कॉलोनी यहां पर बसा दी थी और प्लॉट भी कई लोगों को यहां बेच दिए गए थे। जब इसकी जानकारी जीडीए की टीम को हुई तो उसने कॉलोनाइजर को नोटिस कर अवैध कॉलोनी को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब नोटिस की मियाद पूरी हो गई तब जीडीए की टीम मौके पर पहुंचकर और अवैध कॉलोनी को नेस्तनाबूद कर दिया। मौके पर स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस की टीमें भी तैनात रही। जीडीए की इस कार्रवाई से इतना साफ है कि गाजियाबाद में जहां भी अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जा होगा वहां बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ होगा।